अभी हम लोग बिहार इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जय दिन चलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हमको किस लेवल का पढ़ना है। क्लियर है? तो हम लोग अभी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर फोकस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है कुछ का थ्योरी आप पढ़े होंगे, कुछ का थ्योरी आप नहीं पढ़े होंगे। तो जिसका थ्योरी पढ़े हैं अच्छी बात है, जिसका थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो अभी थोड़ा सा देख लेना है ओवरऑल, फिर थ्योरी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। और कम से कम आपको इतना आइडिया तो होगा कि क्या पूछा था और किस हिसाब से हमको पढ़ना है। इसीलिए पहले प्रीवियस ईयर जरूरी है, इसीलिए हम अभी आपको प्रीवियस ईयर पढ़ाने जा रहे हैं। कंप्लीट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सबको कलेक्ट करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? बुलंदे। तो आइए हम लोग चलते हैं बिहार इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की ओर। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कहता था किसी एक सर्किट, ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी का 3 नवंबर 2018 का क्वेश्चन है, ठीक ना। कहते हैं किसी सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता है। ये 3 गो सीरीज में जुड़ल है, इसमें कह रहा है कितने स्विच की जरूरत है। तो भैया एक स्विच अगर हम यहां लगा देंगे तो इस तीनों कंट्रोल में आ जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। लेकिन यही अगर 3 गो पैरेलल में स्विच रहता, बल्ब रहता, तब इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। एक इज द राइट आंसर, सही है ना। एक इज द राइट आंसर। अगर मान लो इसी में 3 गो पैरेलल में बल्ब रहता, एगो ये बल्ब है, एगो चला ये बल्ब है, एगो चला ये बल्ब है, इसको हम यहां से पावर सप्लाई देते, तो अगर हमको तीनों को कंट्रोल करना है ना, तो तीनों को कंट्रोल करने के लिए हमको तीनों जगह पर एक एक गो स्विच यहां लगाना होगा, एगो स्विच यहां लगाना होगा, एगो स्विच यहां लगाना होगा, तब ना तीनों को कंट्रोल कर पाएंगे। पैरेलल में हम कह सकते हैं, समानांतर में किसमें, समानांतर में अगर हम बात करें, तो समानांतर में नियंत्रित होने वाले स्विचों की संख्या, ध्यान देना, अगर श्रेणी में रहेगा, श्रेणी में तो स्विच की जो संख्या होगी, स्विच की संख्या जो होगी वो यंत्र की संख्या के बराबर होगी, नहीं होगी। स्विच की संख्या जो होगी हमेशा कितनी होगी, एक। बोलो हाँ। आज समानांतर में जो होगा वो स्विच की संख्या जो होगी वो यंत्र की संख्या के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? यंत्र की संख्या के बराबर होगी। श्रेणी क्रम में एगो से ही सारा कंट्रोल हो जाएगा, और समानांतर में जो स्विच की संख्या होगी वो यंत्र की संख्या के बराबर। अगर 3 गो यंत्र लगा हुआ है तो तीनों के लिए अलग अलग स्विच का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें चला समानांतर और श्रेणी में, तो आपको ऑलरेडी पता होगा समानांतर और श्रेणी में क्या होता है। श्रेणी क्रम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं श्रेणी और समानांतर में, कि श्रेणी का और समानांतर का प्रयोग कहाँ होता है। घर में समानांतर क्रम में हम लोग यूज करते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है ये भी समानांतर क्रम में होता है। और अगर आमीटर की बात करोगे, किसकी बात करोगे, आमीटर की बात करोगे, तो ये किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। बोलो हाँ। घर में और वोल्ट मीटर किस क्रम में लगा होता है, समानांतर क्रम में। आमीटर किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। स्विच किस क्रम में लगा होता है, एमसीबी किस क्रम में लगा होता है, किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। जल्दी से लिख लो। फ्यूज भी किस क्रम में लगा होता है। अब फ्यूज हमेशा ओवरलोडिंग से बचाता है। फ्यूज किससे बचाता है, चला ओवरलोडिंग से बचाता है। फ्यूज किससे बचाता है, ओवरलोडिंग से बचाता है। जल्दी लिख। फ्यूज हमेशा ओवरलोडिंग से बचाता है।
श्रेणी क्रम में हम लोग आमीटर, स्विच, एमसीबी और फ्यूज का उपयोग करते हैं। समानांतर क्रम में घर में और कहाँ, वोल्ट मीटर में हम लोग यूज करते हैं। हो गया। अब देखो चला, तो आंसर क्या हो जाएगा बता। एक की, दो की, तीन। एक इज द राइट आंसर। अब देखो क्या कहता है, कहता है बहुत उच्च गति, बहुत उच्च गति, ये दो गो रोटर है। बहुत उच्च गति वाले अल्टरनेटर में किस प्रकार के रोटर प्रयुक्त किए जाते हैं। एगो है साइलेंट पोल रोटर, कौन पोल रोटर, एगो है सिलेंड्रिकल, ये क्या है चला, साइलेंट पोल रोटर। एगो है सिलेंड्रिकल को हम लोग नॉन साइलेंट कह सकते हैं, नॉन साइलेंट पोल रोटर। बोलो हाँ। ये दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे जान हमर, तो साइलेंट पोल रोटर का व्यास अधिक, व्यास अधिक, लंबाई, लंबाई क्या कम। इसमें कहोगे तो इसमें व्यास कम, लंबाई, लंबाई क्या अधिक, लंबाई क्या चला अधिक। रुक 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 ना रे, अगर तुमको याद ना रहे तो याद रखना, साइलेंट में और सिलिंड्रिकल में, सिलिंड्रिकल लंबा है कि साइलेंट लंबा है। अरे स्पेलिंग देखो ना, सिलिंड्रिकल लंबा ना है, तो सिलिंड्रिकल का स्पेलिंग लंबा है तो ये लंबा होता है, अब व्यास कम होता है। साइलेंट का स्पेलिंग छोटा है तो ये छोटा होता है, कम लंबा होता है, और व्यास अधिक होता है। एगो बात बताओ चला कि जकर व्यास अधिक होगा, जैसे बड़ा डैना वाला पंखा है, ओकर गति कम की ज्यादा, तो भैया एकर गति क्या हो जाएगा, कम। अब बताओ छोटका डैना वाला पंखा है, जकर व्यास कम होता है तो हाई स्पीड ना होता है, तो एकर गति हो जाएगा अधिक ना हो, गति क्या हो जाएगा अधिक। इसीलिए इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, जल विद्युत में। किसमें, क्योंकि जल विद्युत का स्पीड कम होता है। और इसका जो उपयोग करते हैं मेरी जाने मोहब्बत, इसका उपयोग करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। किसमें करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। थर्मल पावर प्लांट का स्पीड 1500 से 3000 आरपीएम होता है। कितना आरपीएम, जल्दी से लिख, 1500 से 3000 आरपीएम होता है। तो नॉन साइलेंट पोल को ही सिलिंड्रिकल पोल रोटर भी कहते हैं। रोटर दो टाइप का होता है, बताओ, व्यास अधिक होगा तो गति क्या होगा, कम। अब व्यास कम होगा तो गति ज्यादा। आप ये सीख सकते हैं कहां से, डैना जो आपके घर में रहता है, हाई स्पीड फैन। हाई स्पीड फैन में देखिएगा व्यास कम रहता है, गति ज्यादा रहता है। आज बताओ आवाज ज्यादा कौन करेगा, कौन, जकर गति कम की जकर गति ज्यादा, जकर गति कम। हाँ रे तरीके लिखल है, देखो साइलेंट पोल, साइलेंट पोल के व्यास अधिक है तो साइलेंट है ही, बोलन रे। जकर गति कम होगा तो उसी हिसाब से हम लोग इस पर अलग से बात करेंगे, चलाएगा झोल है वैसे गड़बड़ा जाएगा। हो गया। अब बताओ उच्च गति में तो देखने से ही लग रहा होगा साइलेंट होगा कि नॉन साइलेंट होगा, हाँ नॉन साइलेंट हो जाएगा आंसर। बढ़े, लिखते भी जाइए दाएं दाएं, अरे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है चला, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है स्थिर वोल्टेज, ये सब फिगर हम डाले हैं, ये क्वेश्चन में नहीं था। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है, यही ना क्वेश्चन है। कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है। एगो बात जान लो, क्षति जो है किसमें, ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में चला क्षति दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर में क्षति दो प्रकार का होता है, एगो आयरन लॉस होता है, एगो आयरन क्षति होता है, और एगो क्या होता है,
एगो आयरन क्षति होता है और एगो क्या होता है चला, कॉपर क्षति। तो बताओ, कॉपर क्षति, आयरन क्षति होता है क्रोड में, किसमें होता है, इसलिए इसको क्रोड क्षति भी कहते हैं। ये किसमें होता है, कुंडली में, क्वाइल में, बोलो हाँ। और ये जो होता है चला, क्रोड किसका बना होता है, सिलिकॉन इस्पात का। कुंडली किसका बना होता है, कॉपर का। करंट किसमें डायरेक्ट देते हैं बताओ, ई अगर ट्रांसफार्मर है तो ई है क्रोड, क्या है ये, आई है कुंडली। तो बताओ करंट किसमें देते हैं डायरेक्ट, कुंडली में ना। तो कुंडली में करंट अप डाउन होगा तो इसका लॉस जो है कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन क्रोड में करंट नहीं देते हैं, इसका अप डाउन नहीं होगा तो ये कांस्टेंट होगा। तो बताओ क्रोड लॉस नियत लॉस है कि बदलने वाला, इसको हम लोग अस्थिर क्षति भी कहते हैं। कौन क्षति कहते हैं, इसको हम लोग चला, चूंकि क्वाइल में करंट देते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थिर क्षति भी कहते। हाँ, तो यहां देखो आंसर क्या हो जाएगा, अस्थिर वोल्टेज सप्लाई में फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति एक समान बनी रहेगी, एक समान बनी रहेगी मतलब अस्थिर क्षति होगी। अस्थिर क्षति कौन क्षति है, क्रोड या कोर की क्षति ना। तो आंसर हो जाएगा कोर क्षति। कौन क्षति हो जाएगा, अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ। 1 मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। इसका एक और क्वेश्चन आता है कि मशीन की दक्षता, चाहे वो ट्रांसफार्मर या मोटर की अगर बात करेगा तो मशीन की दक्षता 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसकी दक्षता, मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता महत्तम होती है, क्या होती है, महत्तम होती है जब आयरन क्षति, आयरन क्षति जो है वो किसके बराबर होगा, कॉपर क्षति। लेकिन ये नहीं देके कह देता है अस्थिर क्षति जो होगा वो किसके बराबर होगा, अस्थिर क्षति के बराबर होगा। बोलो समझा कि नहीं समझा, सही कि गलत। आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा। आयरन लॉस को हम अस्थिर क्षति कह सकते हैं और कॉपर लॉस को क्या कहेंगे, अस्थिर क्षति। अस्थिर क्षति और अस्थिर क्षति के बराबर होगा, आयरन क्षति कॉपर क्षति के बराबर होगा, तो मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी, महत्तम इज द राइट आंसर। अरे इस बार चला हम बिहार इलेक्ट्रिसिटी में एकदम पील के पड़ल हैं, अगर छोड़ेंगे नहीं। इस साला बहुत दिन बाद आया है, 18 से इंतजार कर रहे थे। हो गया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर चला ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा, अब फिर आंसर बताइएगा। कहता है देखो चला कि अगर यदि 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 कहता है यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं हो रही है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है। अगर मान लो आपूर्ति जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, मान लो कि 10 किलोवाट आवर जो है प्रति दिन के हिसाब से खर्च है और 10 किलोवाट आवर हम पूरा नहीं पा रहे हैं, तो इसी के लिए हम लोग लोड शेडिंग करते हैं। लोड शेडिंग मतलब कुछ समय के लिए लोड को क्या कर देना, बंद कर, कट कर देना, सप्लाई को कट कर देना, कुछ समय के लिए सप्लाई को क्या कर देना, कट कर देना। तो आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा, लोड शेडिंग हो जाएगा। प्लांट संचालन की दक्षता, पावर फैक्टर में सुधार। पावर फैक्टर में जो सुधार होता है चला वो मेनली किसके कारण होता है, कैपेसिटर के कारण। किसके कारण होता है, कैपेसिटर के कारण। बताओ कैपेसिटर क्या कंट्रोल करता है। अगर 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 हम बात करें चला कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर जो है ये वोल्टेज नियंत्रक है। क्या नियंत्रक है, वोल्टेज नियंत्रक है। इंडक्टर जो है, इंडक्टर जो है वो करंट नियंत्रक है। कैपेसिटर वोल्टेज नियंत्रक है, इंडक्टर जो है वो क्या है, करंट नियंत्रक। तो देखो नहीं याद रहेगा तो इंडक्टर आई हो गया, इंडक्टर क्या हो गया, आई, और कैपेसिटर क्या हो गया, वोल्टेज।
इंडक्टर आई को नियंत्रित करेगा और कैपेसिटर किसको नियंत्रित करेगा? वोल्टेज को। बोलो हाँ। और जिसको नियंत्रित करेगा उसको पीछे लाएगा, यानी वो लैग करेगा, और दूसरा क्या करेगा? लीड करेगा। इसमें आओगे, ये वोल्टेज को नियंत्रित करता है, जिसमें वोल्टेज जो होगा वो लैग करेगा, और करंट जो होगा वो क्या करेगा? करंट जो होगा वो क्या करेगा? चला लीड करेगा। इसमें क्या करेगा? वोल्टेज जो है करंट क्या करेगा? करंट क्या करेगा? चला लैग करेगा। अब वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा। बोलो हाँ। चलें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घरेलू मिक्सचर कौन मोटर का उपयोग करते हैं रे? घरेलू मिक्सचर में किस प्रकार के विद्युत मोटर प्रयुक्त किए जाते हैं? कौन सा? यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया था। इसका चला हम आपको एगो लिस्ट दे देंगे, और लिस्ट में किस मोटर का उपयोग कहाँ होता है वो पूरा लिस्टे रहेगा, एक पन्ना का, अगर आप पढ़ लेना। एक आध दो क्वेश्चन एकदम फिक्स है, हर एग्जाम में टकरा जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बता? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर एसी पर चलता है कि डीसी पर, कि दोनों पर? दोनों पर चलता है। ई क्वेश्चन देखो, अगर तू बना पाता है, थोड़ा सा तुमको समझ है तो तू बना देगा। कैसे बनाएगा जानी? न्यूमेरिकल है। कहते हैं यदि किसी रेफ्रिजरेटर के बिजली की खपत 600 किलोवाट पर आवर प्रति वर्ष है, कह रहा है बिजली की खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर है, तो 2 वर्ष में बिजली की खर्च कितनी होगी? बताओ। 1 वर्ष में 680, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में हो जाएगा चला 680। 2 वर्ष में हो जाएगा 680 या गुना 2, यानी कितना? 1360 किलोवाट आवर हो जाएगा। अब कह रहा है चला 1 किलोवाट आवर का दाम कितना है? कहता 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर। 2 वर्ष में कितना? 2 वर्ष में बिजली खपत इतना है, कह रहा है 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर। तो रुपया जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 1360 गुना 0.50 कर दें। अरे रुपया में ना निकालना है, 50 पैसा दिया हुआ है, किधर गया? ये 50 पैसा प्रति किलोवाट आवर है, तो हमको रुपया निकालना है। तो टोटल किलोवाट आवर है 1360, तो 1360 गुना 0.50 हो जाएगा। बोले मैं नहीं करेगा। ये आंसर देखो कितना आ जाता है? 680। 680 रुपया इज द आंसर। बोले रे, एक आध को क्वेश्चन यहां से रहबे करेगा। आई तो पता है ना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये पता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्वेश्चन कहता है वायु प्रशीतन एयर कंडीशनिंग की प्रक्रिया में हवा निम्नलिखित में से किस विशेषता को नियंत्रित करती है? तापमान, शुद्धता, सापेक्षिक आर्द्रता, परिसंचरण। सब। ये देखो, एसी ही ऐसा चीज है जो चला सबको नियंत्रित करता है। बोलन दे। अब बाकी चीजों में थोड़ा थोड़ा घटते जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ना। अब देखो, अगर पंखा की बात करोगे ना, तो पंखा क्या क्या करता है? इसमें से कुछ नहीं। पंखा हवा को नियंत्रित करता है। हवा को नियंत्रित कौन करता है? पंखा। और हवा और आर्द्रता को नियंत्रित करता है कौन? कूलर। कौन चला? सबको नियंत्रित करता है कौन? एसी। जल्दी से लिख। कहेगा एसी और रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रसार के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? प्रसार के सिद्धांत पर काम करता है। एसी और रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रसार के सिद्धांत पर। नियम कहेगा कौन नियम? तो कहिएगा गेलुसाक का नियम। किसका नियम? गेलुसाक के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर काम करता है? गेलुसाक का। गेलुसाक का नियम क्या है? चला, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज क्या? कांस्टेंट। बोलो हाँ। एसी और रेफ्रिजरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? प्रसार के सिद्धांत पर। एसी की क्षमता जो होती है, एसी की क्षमता ये किसमें नापी जाती है? टन में। किसमें नापी जाती है?
एसी की क्षमता टन में नापी जाती है। एसी की क्षमता किस में नापी जाती है? चला, टन में। एसी की क्षमता जल्दी लिख। हो गया? जल्दी लिखना रहेगा। एक टन बराबर होता है 3516 वाट अप्रोक्स। एक टन बराबर कितना वाट? 3516 वाट। एक टन बराबर कितना वाट? 3516 वाट। पता चला आंसर? कहता है क्वेश्चन कि किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर में बिजली ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित किया जाता है। ये जनरेटर है चला, तो ई क्वाइल हो गया तुम्हारा, और यही ना है स्लिप रिंग रे। एसी जनरेटर में होगा, एसी होगा तो स्लिप रिंग होगा। क्या होगा? स्लिप रिंग होगा, जिसको हम लोग कहते हैं वलय। कौन वलय? कौन वलय? अखंडित वलय। अगर डीसी होगा तो इस यहां होगा स्प्लिट रिंग। क्या होगा ये? स्प्लिट रिंग, जिसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। आई ध्यान से देख लो, किसके मदद से एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? तो भैया ये बिजली ऊर्जा जो एकरा में जनरेट होगा, इसको बाहरी भार तक भेजने के लिए इसी स्लिप रिंग का ही ना उपयोग करता है। आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग। अच्छा, ऑर्डर अगर लिखना है तो देखो क्या ऑर्डर होगा। इधर इधर पहले आर्मेचर, आर्मेचर क्वाइल में, आर्मेचर क्वाइल में, आर्मेचर क्वाइल से चल जाएगा स्लिप रिंग में। किसमें चल जाएगा? आर्मेचर क्वाइल से चल जाएगा स्लिप रिंग में। स्लिप रिंग बोले तो जब एसी रहेगा तब, नहीं तो आर्मेचर क्वाइल से चल जाएगा किसमें? कम्यूटेटर में। किसमें चल जाएगा? कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर में चल जाएगा जब डीसी रहेगा तब। यहां से चल जाएगा ब्रश में। कहां चल जाएगा? अब ब्रश से निकल जाएगा बाहर। ये ऑर्डर है। बोलो हाँ। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये जो जनरेटर जनरेट करता है वो एसी ही जनरेट करता है। जनरेटर क्या जनरेट करता है? चला, जनरेटर एसी जनरेट करता है। कम्यूटेटर लगा दोगे तो डीसी हो जाएगा, और स्लिप रिंग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एसी। अरे हम चलो डिस्कशन खाली अभी से एग्जाम तक करवा देंगे, तोरा 20-20 क्वेश्चन के, तो ओकरा से तोरा बहुत सारा काम हो जाएगा। और नहीं करवाएंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, कितनों तुम कर लो। क्योंकि चला इसको आप डिस्कशंस के माध्यम से, हम ये क्वेश्चन है तो कम से कम 5 को 6 को तो बताइए देंगे, उतना से तो और काम हो जाएगा। कल से थोड़ा टाइम से आइएगा। कल नहीं, यानी फिर बृहस्पतिवार को आपका होगा। मंगल बृहस्पति 2 दिन पढ़े। आंसर बता। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहां करते हैं? चला ये हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो किसमें होता है? कहते हैं ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है? ये हमेशा ध्यान रखना, टेस्ट जो है ये 2 प्रकार का है। एक वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कौन टेस्ट चला? एगो है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट, वाह वेरी गुड, हल्ला चालू है ना। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए होता है? अरे बोलो न रे। कॉपर लॉस के लिए। आई कोर क्षति के लिए। कोर क्षति बोले तो आयरन लॉस ना। कोर क्षति बोले हो या आयरन। तो ये जब भी करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लो वोल्टेज पर करेंगे कि हाई वोल्टेज पर? चला हमेशा ध्यान रखना, अगर हम लोग ब्रेक टेस्ट भी करते हैं ना, कौन टेस्ट चला? ब्रेक टेस्ट अगर करते हैं तो यह भी कम एचपी पर करते हैं। किस पर करते हैं? ब्रेक टेस्ट जो करते हैं चला, ये कम एचपी पर करते हैं। कम एचपी, कम एचपी मतलब कम पावर की ज्यादा पावर, कम पावर पर करते हैं। अब एक आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस हो जाएगा।
बढ़े रे, अरे बढ़े। आंसर बता क्या हो जाएगा। कॉपर लॉस इज द राइट आंसर। ये तो बना देगा, जल्दी बता आंसर। कहता है एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ओवरलोड के प्रति। सही है ना। ओवरलोड हो जाएगा तो गर्मा के टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। सही की गलत। फ्यूज भी चला ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। एक वो बोर्ड का जो लोड होना चाहिए वो कितना वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। घर में चला हमेशा ध्यान रखना, पहला तो ये समानांतर में होता है, किस क्रम में होता है, तब वोल्टेज समान होता है, धारा अलग ना। अगर घर की बात करोगे, चला घर की बात करोगे तो यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ज या ±3% की छूट होती है। और अगर वोल्टेज की बात करोगे तो 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट। और अगर धारा की बात करोगे तो 5 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक। कितना एम्पियर तक। करंट के टाइप की बात करोगे तो कौन करंट, एसी। अब भारत में अगर कहेगा कौन प्रणाली चलता है तो कहेंगे RYB। पिछले बार का एलपी का क्वेश्चन है, RYB। भारत में कौन प्रणाली चलता है, RYB। एक बोर्ड में कितना वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, 800 वाट। कितना वाट, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फीडर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। न न न न न। वाह, बहुत बढ़िया। बोर्ड कर गलो हैंग। चेंज ना, हम भी चला सोच रहे हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। जो फीडर लाइन हम लोग देते हैं, हमारे घर में जो फीडिंग लाइन आया है, फीडर लाइन, सर्विस लाइन, ये किस चीज पर आधारित है। घर में जो आता है, चला ये सर्विस लाइन है। कौन लाइन है, ये किस पर आधारित है, सिस्टम वोल्टेज पर कि लोड करंट पर, वितरण ट्रांसफार्मर की अवस्थिति की, सिस्टम की, क्या दिया है यहाँ। सिस्टम की आवृत्ति पर। बताओ क्या चीज पर निर्भर करता है, लोड करंट पर। इचला हम लोग जो फीडर साइज जो हम लोग लेते हैं, जो फीडर लाइन हम लोग लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि लोड का करंट कैसा है, उसी पर उसका साइज निर्भर करता है। क्योंकि H बराबर होता है चला I² RT। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि उत्पन्न उष्मा हमेशा किस पर निर्भर करता है, करंट पर। तो भैया जितना जो साइज का लोगे, मोटा लोगे तो कम उष्मा जनरेट होगा, अब पतला लोगे तो अधिक उष्मा जनरेट होगा। क्योंकि तुमको पता होगा कि R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। बोलो हाँ। अगर क्षेत्रफल का मान कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो गर्मी ज्यादा होगा। बोलो ने। इसलिए हम लोग अगर ज्यादा करंट वाला है, ज्यादा करंट है तो मोटा तार लेंगे, मोटा तार लेंगे, प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध कम होगा तो हीट का मान भी क्या होगा, कम होगा। बोलो हाँ। हीट कम होगा तो जलेगा नहीं। तो आंसर बता क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोड करंट। ये हमेशा ध्यान रखना है कि करंट का मान ही हीट पर डिपेंड करता है। करंट का मान बढ़ेगा तो हीट का मान बढ़ेगा, और करंट का मान घटेगा तो हीट का मान घटेगा। क्लियर। और सब नहीं ना होगा, चला मजा नहीं आएगा। अरे यार,
ऑफ करके ऑन करेंगे नीचे तब तक मार हो जाएगा। यहां से बोल देंगे कि रुकने के लिए ढेर काबिल तू ही है। 1400 बच्चा है, जाओ तुरे भेज देते हैं बोलना रुकने के लिए। तो जितना है उतने बनो न रे तुम। बताओ 1400 बच्चा बाहर में है तो कहता है बोल दीजिए न तब तक रुकेगा। वाह, हिलने से होगा, बैक भी नहीं जा रहा ना। क्या करेगा? रीस्टार्ट करेंगे। चलो अब रीस्टार्ट तो नहीं हो रहा है। ये वो काम करते हैं, चला इसको रखते हैं नेक्स्ट डे के लिए। 8 को क्वेश्चन ये है ना। हाँ, अगले दिन 12 को रखेंगे मात्र। 12 8 20, या अगले दिन 20 को रखेंगे कर, लेकिन नहीं आ पाएंगे। तो ये वो काम करो ना, एग्जैक्ट 5 बजे आ जाना। 8 को ये भी करवा देंगे, 20 को वो करवा देंगे। डायरेक्ट डिस्कसने स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना? एग्जैक्ट 5 बजे अगला क्लास। एग्जैक्ट कितना बजे? 5 बज के 5 मिनट में हम घुस जाएंगे। 55 मिनट लेंगे तो पूरा खत्म कर देंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। साफे पागल है कि क्लास से तो होबे ना करेगा अगर बात रे। पूछ रहा है हमसे। अभी क्लास हम क्यों छोड़े हैं? यहां बता दो कि फलना क्लास इतना बजे होगा, काउंटरों पे जाके एक बार पूछा कितना बजे होगा। पगला छोड़ इसीलिए रहे कि एनसीईआरटी अभी बैठेगा। आज ट्रेड का क्लास 8 से 9 हो गया है। जो लोग अभी आए हैं 8 से 9 हो गया है ट्रेड डेली, उसमें भी रहेगा। मतलब सब सो के टिकट खरीद के बैठा लेना।